नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जो है पिछली कक्षा के अंदर जो है संप्रभुता के बारे में जो है बात कर रहे थे। संप्रभुता के बारे में बात करते हुए आपको मैंने बताया था संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। मैंने आपको बताया था कि एक राज्य के अंदर जो सर्वोपरि शक्ति होती है, एक जो सर्वोच्च सत्ता होती है, एक जो सर्वोच्च शक्ति होती है, जो अपनी आज्ञाओं को जो है दूसरे लोगों से मनवा सकती है और खुद जो है किसी की आज्ञा को मानने के लिए जो है बाध्य नहीं होती है, उसके लिए जो है वो खुद जो किसी की आज्ञा को नहीं मानती है, उसे जो है संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता जो है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था सॉवरेंटी, ठीक है ना। इसके अलावा जो है सॉवरेंटी शब्द जो है लैटिन भाषा के सुप्रेनस से बना था, जिसका अर्थ होता था सर्वोच्च शक्ति, सुपर प्लस एनोस, सर्वोच्च शक्ति। फिर मैंने जो है आपको आंतरिक संप्रभुता क्या होती है, बाहरी संप्रभुता क्या होती है, इनके बारे में भी बताया था। इसके अलावा संप्रभुता के जो है विभिन्न लक्षणों के बारे में जो है आपके साथ में हमने जो है चर्चा की थी। आज हम जो है आपके सामने बात करेंगे वो होगी कि संप्रभुता जो होती है वो संप्रभुता के रूप कितने होते हैं, संप्रभुता के विविध रूप, संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। अक्सर देखा जाता है कि हम किसी भी राज्य के बारे में या अपने भारत के बारे में बात करते हैं तो एक बात उभर करके सामने आती है कि संप्रभु कौन है, सर्वोपरि कौन है। क्या प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सर्वोपरि या संप्रभु है, या राष्ट्रपति संप्रभु या सर्वोपरि है, या फिर जो है हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है, हमारी न्यायपालिका सर्वोपरि है, या फिर जो है कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर तो सर जनता का शासन होता है तो कि जनता सर्वोपरि है। आखिर में सर्वोपरि है कौन, आखिर में सर्वोच्च शक्तिशाली है कौन। तो किसी भी राज्य के अंदर सर्वोपरि कौन हो सकता है, सर्वोच्च शक्तिशाली कौन हो सकता है, उसके कितने रूप होते हैं, उनके बारे में जो है अपन बात करते हैं। हम बात करते हैं पहली जो सर्वोपरि या जो सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता का जो रूप होता है, उसका पहला जो रूप होता है वो होता है औपचारिक या नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक, नाम मात्र की एवं वास्तविक संप्रभुता। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो है आज भी कहा जाता है कि वहाँ पे राजतंत्र है। आज भी जो है वहाँ पे जो है कहते हैं कि भाई इंग्लैंड के अंदर जो है किंग या वहाँ की जो है क्वीन है, महारानी है, उनका शासन माना जाता है। क्या वास्तविक रूप से वहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जो है वो वहाँ के सम्राट के अधीन है? तो हम कहेंगे नहीं सर, वहाँ पे जो है तो फिर किसके अधीन है, तो कि वहाँ पे तो कार्य तो के सारी की सारी वहाँ की संसद और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल करता है। तो फिर वहाँ पे राजतंत्र कैसे हो गया। तो क्या होता है कि अक्सर इसी प्रकार से जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर आपको किसी भी देश के साथ में कोई संधि करनी है, कोई समझौता करना है, या फिर किसी कानून के अंदर बदलाव करना है, कोई नया जो है कानून पारित करना है, तो हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि उसके ऊपर जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। राष्ट्रपति की सहमति से जो है वो कार्य होता है। बजट भी पारित होता है वो राष्ट्रपति की सहमति से होता है। तो क्या हमारे भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च शक्तिशाली है, राष्ट्रपति सर्वोपरि है? क्या वास्तविक रूप से कार्यपालिका की जो सारी की सारी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो उसके अंदर भी हमारा जवाब आता है नहीं सर, कि नहीं, हमारे यहाँ पे कि वो तो सारे के सारे कार्य जो हैं हमारी मंत्रिमंडल और जो है हमारा प्रधानमंत्री करता है। तो फिर सारे के सारे जो कार्य होते हैं ना वो राष्ट्रपति के नाम से क्यों होते? तो प्यारे बच्चों, जिन जिन देशों के अंदर अक्सर देखा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था होती है, ठीक है ना, यानी कि संसद के अंदर, यानी कि पूरे राज्य को जो है संसदीय क्षेत्रों में बांटने के बाद में वहाँ पे मतदान के द्वारा जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकलते हैं उनमें से जिनके पास में जो है बहुमत होता है वो फिर क्या करते हैं, वो बहुमत प्राप्त, यानी कि संसद के अंदर जिनके पास बहुमत होता है वो लोग अपनी सरकार बनाते हैं और वो जो क्या करते हैं, और उन्हीं सरकार में से वापिस जो है जो कार्यपालिका जो है उसका भी जो है निर्माण होता है। मंत्री भी जो है उस संसद के सदस्यों में से ही बनते हैं। कहने का मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर जो है एक अच्छा संबंध होता है, दोनों एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। तो इस प्रकार की जो सरकार होती है
संसदीय शासन व्यवस्था वाली जो सरकार होती है, उन सरकारों के अंदर अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे जो संप्रभु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संप्रभु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक संप्रभु और दूसरा होता है नाम मात्र का संप्रभु। एक तो कौन सा होता है? औपचारिक, और दूसरा होता है नाम मात्र का। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति जो होता है उसको हम, या इंग्लैंड के अंदर जो सम्राट होता है उसको हम औपचारिक संप्रभु, नाम मात्र का शासक या संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं। बल्कि वास्तविक रूप से रियल में जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, रियल में जो संप्रभु होता है, जो शक्तिशाली होता है, वो वहाँ का मंत्रिमंडल और वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। तो ये क्या होता है? औपचारिक संप्रभुता और नाम मात्र की संप्रभुता के बीच में क्या होता है? फर्क होता है। औपचारिक संप्रभु जो होता है वो वास्तव में जो है शक्तिशाली नहीं होता है, उसके पास सारी शक्तियां नहीं होती हैं। वो सुझाव दे सकता है, ठीक है ना, वो जो है प्रोत्साहन दे सकता है, सलाह दे सकता है, इस प्रकार के कार्य कर सकता है। बल्कि कानून के अंदर संशोधन करना, नया कानून लागू करना, या किसी भी देश के साथ में विदेश नीति के मामले में जो है प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना, उन अपनी मर्जी से कार्य करना, वो कार्य जो होते हैं वो जो है औपचारिक संप्रभु या संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्य का, वो नहीं कर सकता है। देखो बच्चों, पहले ये कहते हैं कि पहले बहुत से देश में राजा या सम्राट निरंकुश होते थे, संप्रभुता उनमें निहित होती थी। क्या होता था? हम जब देखते हैं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी उनसे पूर्व, फ्रांस की क्रांति से पूर्व, ठीक है ना, चाइना के अंदर जो है साम्यवादी क्रांति हुई थी उनसे पूर्व, रूस के अंदर जो है जारशाही के अंत से पूर्व, या फिर भारत के अंदर जो है अंग्रेजों के आगमन से पूर्व, इन देशों के अंदर क्या होते थे? इन देशों के अंदर जो है राजतंत्र हुआ करते थे। उस समय राजतंत्र के अंदर क्या होता था? उस समय राजतंत्र के अंदर जो यहाँ का राजा होता था वो सर्वोपरि होता था, वो निरंकुश होता था। वो किसी की आज्ञा मानने के लिए, किसी की बात को मानने के लिए जो है बाध्य नहीं होता था, ठीक है ना। उसकी जो आदेश होते थे, उसकी जो इच्छा होती थी, उसके अनुसार जो है वो राज्य करता था, उसके अनुसार जो है वो शासन करता था। उस समय राज्य के अंदर जो कार्यपालिका होती थी, या न्यायपालिका है या व्यवस्थापिका है, वो तीनों की तीनों जो होती थी उस निरंकुश शासन के अधीन होती थी। मगर समय के साथ में उस समय क्या होते थे? वो जो राजा होते थे या जो सम्राट होते थे वो निरंकुश होते थे, वो सर्वोपरि होते थे, वो संप्रभु होते थे। मगर आज के समय में क्या है? समय के साथ में जो है बदलाव आ गया है। आज के समय में इंग्लैंड सहित जिन जिन देशों के अंदर जो राजतंत्र है, वो राजतंत्र कैसा है? वो नाम मात्र का राजतंत्र है। बल्कि वास्तविक रूप से वहाँ पे जो संप्रभु है वो वहाँ की जो है संसद है, वहाँ की जो है व्यवस्थापिका है। वर्तमान समय में अधिकांश राजतंत्र वाले राज्यों में शासक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो शासक होते हैं वो व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। किन शक्तियों का प्रयोग? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर उनका जो आधिपत्य होता है वो उनका आधिपत्य नहीं होता है। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग कोई अन्य संस्था, खासकर संसद एवं मंत्रिमंडल करती है। अब हम कहते हैं कि सर वहाँ पे राजतंत्र है और वहाँ पे राजा के पास शक्तियाँ नहीं है, तो शक्तियाँ फिर किसके पास रहेगी? तो वहाँ पे जो शक्तियाँ होती हैं वो उस देश की संसद और उस देश के मंत्रिमंडल के पास में होती हैं। अब दूसरी बात, इंग्लैंड का सम्राट इस प्रकार के संप्रभु का आदर्श उदाहरण है। इंग्लैंड का जो सम्राट है वो इस प्रकार के संप्रभु का आदर्श उदाहरण है कि इंग्लैंड के अंदर जो है औपचारिक, संवैधानिक या नाम मात्र का जो शासक कहलाता है वो आज भी जो है कौन? वहाँ का सम्राट कहलाता है, वहाँ का किंग कहलाता है। मगर वास्तविक रूप से जो है उनके पास में शक्तियाँ नहीं होती हैं। वास्तविक रूप से जो शक्तियाँ होती हैं वो वहाँ की संसद के पास होती हैं। इसके अलावा वहाँ की जो कैबिनेट होती है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है वो जो है वास्तव में शक्तिशाली होता है। ये कि ये स्थिति भारत के अंदर ही है। भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक या नाम मात्र का शासक माना जाता है, ठीक है ना। अगर जो है भारत के अंदर भी, जिस समय भारत के अंदर भारत आज़ाद हुआ उस समय अगर कोई यहाँ के जो आनुवंशिक रूप से चलने वाले जो शासक हैं, आने वाले जो शासक थे, चाहे मुगल हो या कोई हिंदू हो, कोई भी हो सकता है, अगर वो शासक होते ना
तो फिर जो है राष्ट्रपति का पद बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। सर्व उसको ही जो है नाम मात्र का जो है औपचारिक संप्रभु बना देते इंग्लैंड की तरह। मगर भाई ये बात थी कि उस समय जो हमारे सम्राट थे या जो शासक थे उनकी बिल्कुल सत्ता रही नहीं थी, वो उनका जो है अस्तित्व जो है लगभग जो है समाप्त हो चुका था। अंग्रेजों ने जो है उनको बिल्कुल नाम मात्र का भी नहीं रखा था, इतना जो है उनका जो है एक तरीके से अपन कहते हैं उनको जो है समाप्त कर दिया था राजतंत्र को भारत के अंदर से। तो फिर हमारे यहाँ पे कहा गया कि भाई हम एक राष्ट्रपति बनाएंगे, वो जो है आपातकाल के अंदर और जब जब भी देश को पूरा एक करने की, जनमत को एक करने की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय जो है वो राष्ट्रपति क्या करेगा, हमारे राज्य की जो जनता होगी उनको संबोधित करेगा और राज्य को जो है एक सूत्र में पिरोने का जो है वो कार्य करता है। यह भेद संसदात्मक शासन व्यवस्था में अधिक देखा जाता है। अभी मैंने जो बात बताई वो बात है कि संसद जिन जिन राज्यों के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था होती है उन राज्यों के अंदर क्या होता है, ये भेद अधिक देखा जाता है। अब देखो क्या होता है, अगर देखो लोकतंत्र के अंदर वहां पे संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है और क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में तो क्या होगा कि ऐसे भी जनता जो है एक तरीके से तो क्या होगी कि वहां का जो वास्तविक संप्रभु है, जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति होगा ना उसका चुनाव कौन करती है कि उसका चुनाव जो है जनता करेगी, उसका चुनाव जनता करेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उनके कार्यों के अंदर सहयोग करने के लिए जो उसकी मंत्रिमंडल होगा, ठीक है ना, उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है, जो वहाँ की जो संसद होती है जिसका क्या नाम है कांग्रेस, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, उनसे मिलकर के जो बनती है, तो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव कौन करेगी, जनता करती है, ठीक है ना। इन दोनों का चुनाव किनके द्वारा होता है, जनता के द्वारा। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं, जो कि प्रत्येक जिले से एक सदस्य चुना जाता है, उसको भी जनता चुनती है और राष्ट्रपति जो होता है उनका भी चुनाव कौन करती है, जनता करती है। तो फिर हमारे यहाँ पे वहां पे तो देखो इसको राष्ट्रपति को जनता ने खुद जो है प्रत्यक्ष रूप से चुन लिया है, राष्ट्रपति को क्या कर लिया है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कर लिया है। तो फिर वहां पे जो है नाम मात्र का या संवैधानिक या औपचारिक संप्रभु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वहां पे तो क्या होगा, सर्वोच्च शक्तिशाली जो है वो राष्ट्रपति खुद रह जाएगा और प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होंगे उनमें से जो है कैबिनेट का निर्माण हो जाएगा, वो उसको क्या करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे मंत्रिमंडल बनता है प्रधानमंत्री सहित, वो उनको जो है कार्यों के अंदर क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जिन जिन देशों के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था होती है उन देशों के अंदर जो है अक्सर ये बात देखने को मिलती है। संप्रभुता का दूसरा जो रूप होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं कानूनी संप्रभुता। हम अक्सर कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो कि कलेक्टर हो, सब जो है कानून के अधीन है, ठीक है ना, सब क्या है, कानून के अधीन है। सर्वोच्च जो होता है वो कानून होता है, सर्वोच्च होता है वो कानून होता है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे न्यायपालिका का जज है या भारत का प्रधानमंत्री है या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा कलेक्टर है या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री है या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। सारे के सारे जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो कानून के अनुसार कार्य करते हैं, संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। तो कानूनी संप्रभुता का मतलब ये होगा कि जो सर्वोच्च होगा वो कौन होगा, कानून होगा, संविधान होगा। इसके अलावा कानून को बनाने वाला, कानून को रद्द करने वाला और कानून के अंदर संशोधन करने वाला जो व्यक्ति होगा या ये कार्य करने वाली जो संस्था होगी, कानून से संबंधित कार्य करने वाली जो संस्था होगी वो सर्वोपरि होगी। वो क्या होगी, सर्वोपरि होगी। तो कानूनी संप्रभुता किसे कहते हैं, किसी भी देश में वहां की सर्वोच्च कानून बनाने वाली शक्ति को कानूनी राज सत्ताधारी या कानूनी संप्रभु कहते हैं। कानूनी संप्रभु कौन होगा, कानून होगा और कानून को बनाने वाला, कानून को रद्द करने वाला, कानून में संशोधन करने वाला। यानी जिस व्यक्ति को ये अधिकार है, जिस व्यक्ति के पास ये पावर है कि वो कानून से संबंधित कार्य कर सकता है, तो वो जो है क्या कहेगा, वो जो है राज सत्ताधारी कहलाता है। कानूनी संप्रभुता निश्चित होती है और न्यायालय इसे स्वीकार करता है। देखो क्या होता है, कानूनी संप्रभुता होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है, ठीक है ना। कानून जो होता है वो निश्चित होता है, लिखा होता है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है। जब जब भी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका ऐसे कोई कार्य करती है
ठीक है ना, जो जनता के अधिकारों के विरुद्ध हो, जनता की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो, या फिर जो है मानवाधिकारों के विरुद्ध हो, सार्वजनिक रूप से ऐसे जो है कानून या ऐसी बातें जो है स्वीकार्य नहीं होती हैं, तो उस समय जो वहाँ की न्यायपालिका होती है वो भी इस कानूनी संप्रभुता को देखती है कि भाई संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उसके अनुसार जो है कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो न्यायपालिका होती हैं, ठीक है ना, किसी भी राज्य की जो न्यायपालिका होती हैं वो कानूनी संप्रभुता को क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। ये संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में हो सकती है। कानूनी संप्रभुता जो होती हैं किसी एक व्यक्ति के पास भी हो सकती हैं और व्यक्तियों का जो पूरा मिला जुला जो समूह होता है उसके पास भी हो सकती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कानून के अंदर, संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई होगी कि भाई ये ताकत इसके पास, ये पावर इसके पास, ठीक है ना, कि भाई हॉस्पिटल से संबंधित कार्य ये कर सकता है, स्कूल से संबंधित कार्य ये कर सकता है, परिवहन से संबंधित ये कार्य ये कर सकता है, उद्योग से संबंधित कार्य ये करेगा, माइंस से संबंधित ये करेगा, तो रेलवे से संबंधित ये करेगा। तो वो जो संप्रभुताधारी होता है वो क्या होता है, कानून के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसके अनुसार होता है, ठीक है ना। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ व्यक्तियों का मिला जुला समूह जो होता है, संगठन जो होता है वो भी हो सकता है। ये संप्रभुता संगठित होती है, स्पष्ट होती है और विधि द्वारा मान्य होती है। कानूनी संप्रभुता जो होती है वो संगठित होती है, ठीक है ना। इसके अलावा विधि द्वारा मान्य होती है, कानून के द्वारा मान्य होती है, क्योंकि संविधान जो होता है वो उसको जो है स्वीकार करता है, संविधान जो है वो उसको अनुमति देता है। व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं। किसी भी राज्य के अंदर निवास करने वाले जो आम सिविलियंस होते हैं उनको जो है फंडामेंटल राइट्स मिले हुए होते हैं, उनको जो मौलिक अधिकार मिले हुए होते हैं, ठीक है ना, वो जो है उस देश के संविधान के द्वारा मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। वो जो है कानूनी संप्रभुता के अंदर जो है आते हैं। व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो भी जो है उनको किसको, कानूनी संप्रभुता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है व्यक्तियों को जो अधिकार मिलते हैं ना वो कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं देता है, वो अधिकार कौन देता है, ना ही उसको न्यायपालिका देती है। न्यायपालिका तो उनकी रक्षा करती है, वो उनको कानून देता है, उस देश का संविधान, उस देश का कानून, वो जो है उनको ये राइट्स देता है। व्यक्तियों को इस संप्रभुता के विरुद्ध कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा जो आम नागरिक होते हैं, राज्य की जो जनता होती है, उनको जो है इन संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हाँ, उस देश के जो ये औपचारिक या नाम मात्र के जो संप्रभुत है, ये जो संप्रभुत है ना, औपचारिक नाम मात्र की संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता होती है, इन लोगों के विरुद्ध जो है जनता जो है कार्य कर सकती है, इनके विरुद्ध हड़ताल कर सकती है, इनके विरुद्ध मांग कर सकती है। मगर ये जो कानूनी संप्रभुता होती है, इनके विरुद्ध जो है जनता को अधिकार प्राप्त नहीं होते। आपकी जो है, आपको मैं एक बात और बता दूं, भारत जैसे देशों के अंदर या अधिकांश राज्यों के अंदर तो ये स्थिति होती है कि न्यायपालिका के जो कार्य होता है वो जो है आलोचना से रहित होते हैं। न्यायपालिका के जो बातें होती हैं, न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं, न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं, उनको आप जो है सार्वजनिक रूप से उसके ऊपर जो है अपने बात नहीं बता सकते, उनके ऊपर जो है अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। आपकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर जो है न्यायपालिका नहीं आ सकती, ठीक है ना। यानी कि न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं वो आलोचनाओं से मुक्त होते हैं, आलोचनाओं से रहित होते हैं। ये संप्रभुता असीमित और सर्वोच्च होती है। कानूनी संप्रभुता जो होती है वो असीमित होती है, सर्वोच्च होती है, सबके ऊपर होती है। अगली जो संप्रभुता होगी वो कौन सी होगी, ठीक है ना। तो हमने दो संप्रभुताओं के कुछ संप्रभुता के कुछ रूपों के बारे में बात की है। औपचारिक संप्रभु कौन होता है, वास्तविक संप्रभु कौन होता है, और जो है ये कानूनी संप्रभु कौन होता है। अगली जो संप्रभुता है वो है राजनीतिक संप्रभुता, ठीक है ना। राजनीतिक संप्रभुता का मतलब यह है कि भाई हम कहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर जो संप्रभु होता है, ठीक है ना, कानून है, तो कानून बनाने वाला, कानून में संशोधन करने वाला कौन हो गया, कि संसद हो गई। संसद के अंदर कौन हो गया, तो सांसद हो गया। कुल मिला के हमारे जो मंत्रिमंडल, हमारा जो नेता, हमारे द्वारा जो चुना हुआ नेता होता है, वो नेता जो कार्य करता है, वो जो शासन करता है, वो उनको जो है राजनीतिक संप्रभुता के अंदर आते हैं। अब वो नेता जो कार्य करेगा ना, वो बताओ वो कार्य कैसे करेगा, क्या वो अपनी मन मर्जी से कार्य कर सकता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी नेता या कोई भी जो है मंत्री हो या कोई भी संप्रभु हो, वो जो है अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं कर सकता।
उसको भी क्या होता है, उस राज्य की परंपराओं का जो है ध्यान रखना पड़ता है, उस राज्य की जो समस्याएं हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, उस राज्य के अंदर बने हुए जो संगठन होते हैं, उस राज्य के अंदर बने हुए जो दबाव समूह होते हैं उनका उनको ध्यान रखना होता है। उस व्यक्ति को जो शासक हैं, जिसके पास में सत्ताधारी जो व्यक्ति हैं या संगठन है, उनको जो है सोशल मीडिया और मीडिया का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहने का मतलब सब प्रकार की जो व्यक्ति की जो इच्छाएं, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा का जो आगे लाता है, जिसके माध्यम से कि भाई इसकी व्यक्ति की जो मांग होती है, जो इच्छा होती है, वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव, एक संगठन बनाकर, दबाव समूह बनाकर, हड़ताल करके, ठीक है ना, प्रोटेस्ट करके, रोड जाम करके, किसी भी प्रकार के से वो क्या करता है, अपनी जो इच्छा को व्यक्त करता है। वो जो चीजें आती है ना, उनके इच्छाओं का ध्यान रखते हुए क्या करता है, राजनीति जो संप्रभु होता है उसको शासन करना पड़ता है। ठीक है ना। तो राजनीतिक संप्रभुता का मतलब ये होगा कि व्यक्ति जो शासन कर रहा है उसके पीछे एक जो प्रभाव है, ठीक है ना, मीडिया का, सोशल मीडिया का, दबाव समूहों का, राजनीतिक संगठनों का, कि भाई उसको वापस जीत के आना है, मतदान का जो प्रभाव होगा, ठीक है ना, विपक्षी पार्टियों का, अन्य पार्टियों का, वो सारी के सारे वो भी संप्रभु होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, राजनीतिक संप्रभुता के अंदर शामिल होते हैं। वो किसके अंदर शामिल होते हैं, राजनीतिक संप्रभुता के शामिल होते हैं। तो राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी का अर्थ है देश में कानून के पीछे रहने वाला सामूहिक प्रभाव, यानी कानून जो कार्य करता है उसके पीछे जो व्यक्तियों का प्रभाव रहता है। यही मैंने आपको बताया ना, मीडिया, सोशल मीडिया, हड़ताल, प्रोटेस्ट, इनके माध्यम से जो है होने वाला प्रभाव, वो जो है राजनीतिक संप्रभुता में आते हैं। इस प्रभाव को हम लोगों की इच्छा के रूप में जानते हैं, यानी कि व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की जो मांगे होती हैं, जब उनके ऊपर सरकार के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो जो है वो बताते हैं राजनीतिक संप्रभुता के रूप में कि भाई हमारा अपना जो प्रभाव है वो बताते हैं, और उसके फलस्वरूप जो है सरकार को उनकी बातों के ऊपर गौर करना पड़ता है। कई बार उनकी बातों को जो है अमूमन मांगना पड़ता है। राजनीतिक संप्रभुताधारी से हमारा आशय मतदाताओं तथा राज्य में उन सब अन्य प्रभावों से हैं जो लोकमत को बनाते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जनता को मत को बनाने में जिन जिन का प्रभाव होता है, ठीक है ना, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो या फिर विभिन्न संगठन हो, इन सब को जो है इनके अंदर जो है शामिल किया जाता है। जैसे लोकतंत्र में मतदान, ठीक है ना, मतदान का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है ना, उसको देखो एक क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार होता है ना, एक दुकानदार है, एक जैसे कि हम उसके या कोई भी व्यक्ति उसका रेगुलर ग्राहक है, उसका रेगुलर ग्राहक है, वो उसके पास जो है कई वर्षों से जा रहा है, ठीक है ना, और उससे जो है कपड़े खरीद करके आ रहा है, ठीक है ना, उनसे जो है कपड़े खरीद करके आ रहा है, वो उसका क्या है, वो उसका जो है नियमित ग्राहक है। अब देखो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि वो व्यक्ति उस दुकानदार के पास कपड़े खरीदने के लिए गया, व्यक्ति दुकानदार के पास कपड़े खरीदने गया, वहां पे उसको एक शर्ट पसंद आई, ठीक है ना। अब देखो ये दुकानदार कपड़े बेच रहा है, माना कि एक ग्राहक को कपड़े बेच रहा है, अपनी मन मर्जी से कपड़े बेच रहा है, उसको जो पसंद आए वो दे रहा है, उसको कितना मुनाफा कमाना, कितना नहीं कमाना, वो सब कार्य को देखते हुए दे रहा है। अब एक बार ये व्यक्ति इसके पास गया, इसको जो है एक जो है शर्ट पसंद आ गई, उसको एक शर्ट पसंद आई, ठीक है ना, या फिर इसको जो है एक क्या है, टी शर्ट जो है वो पसंद आ गई, ठीक है ना, या फिर अपन कह सकते हैं इसको जो है इसको कोई भी माना कि शर्ट पसंद आ गई, शर्ट पसंद आ गई। अब इस व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे को ये शर्ट चाहिए। अब दुकानदार ने ये शर्ट खरीदी थी 600 रुपये में, दुकानदार ने इसको कहा कि मैं तेरे को दे दूंगा 600 रुपये में। अब ये व्यक्ति कह रहा है तो मेरे को ये दे दो 450। व्यक्ति उस शर्ट को मांग रहा है 450 और 400 में, ठीक है ना। दुकानदार का उसका भाव क्या है, 600 रुपये, खरीदी उसने तो 400 में, फिर उसका दुकान का लाइट बिल, पानी वगैरह है, कुल मिला के ये दुकानदार इस शर्ट को अगर ये व्यक्ति को 450 में या 400 रुपये में देता है तो उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, उसको ज़्यादा मुनाफा
नहीं होगा। मगर अमूमन ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार से जो रेगुलर ग्राहक होते हैं ना, अब फिर भी ये दुकानदार क्या करेगा, इस व्यक्ति को ये शर्ट 450 रुपये में या 400 रुपये में दे देगा। फिर भी वो दुकानदार उस व्यक्ति को क्या करेगा, 450 रुपये में या 400 रुपये में दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसको उसके साथ में उनका जो रिलेशन है ना, ठीक है ना, उसको कायम रखना है। उस दुकानदार को क्या करना है, उसके साथ में जो है उस ग्राहक को दूसरी बार वापस उसके पास आए, उसकी ये जो नियमितता है वो नियमितता बनी रहनी चाहिए, वो बनाई रखनी जरूरी है, ठीक है ना। उस ग्राहक को जो है उसके साथ में उसको जो है संबंध जो है, उन संबंधों के अंदर जो है तालमेल बना करके रखना है। बात वो की वो आती है जब चुन करके कोई भी राजनीति के अंदर नेता आता है ना, तो नेता तो खुद यही चाहता है कि भाई सारा का सारा जो बड़ा बहुत सारा करप्शन कर ले, बजट हजम कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। मगर नेता के न चाहते हुए भी उसको कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ दिनों के बाद में जो है वापस जनता के पास में जाना है, जनता के सामने उसको वापस जाना है, वापस उसको वोट देना है। यानी जनता उसको वोट देगी तब वो जीतेगा। जनता का और उसका जो रिलेशन है, जो नियमित रूप से चला आने वाला जो रिलेशन है, उस रिलेशन को उसको मेंटेन रखना है। इसके लिए वो क्या करेगा, उसको काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मतदान जो होता है, मतदान जो है लोकतंत्र में किसी भी डेमोक्रेटेड राष्ट्र के अंदर जो है मतदान बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अभी आपको पता है ना, अभी वो कनाडा के अंदर है, तो कनाडा का जो वहाँ का राष्ट्रपति है, उसने वहाँ के जो है सिख लोगों के वोटों के लिए, ठीक है ना, यानी उन लोगों के एक जाति विशेष के लोगों के लिए जो है उसने विदेशी लेवल पे, बड़े लेवल पे जो है पंगा ले लिया, भारत के ऊपर जो है उसने आलोचना कर ली। तो कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई पार्टियां जो होती हैं वो मतदान के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए किसी जाति, किसी धर्म, ठीक है ना, या किसी क्षेत्र विशेष के लोग जो होते हैं उनके साथ में जो है अच्छा व्यवहार करती हैं, उनके साथ में जो है अपने संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा समाचार पत्र, मीडिया, सोशल मीडिया, इनका बहुत ज़्यादा आजकल जो है प्रभाव है। आजकल अपन देखते हैं कि भाई ट्विटर के ऊपर जो है कोई भी खबर ट्रेंड करने लगती है, या फिर जो है सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर अंदर जो है कोई भी खबर वायरल हो जाती है, कोई भी बात वायरल हो जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर जो है जल्दी से जो है कार्रवाई होती है। ऐसे आप कई बार ऑफिसों के चक्कर काटते रहो तो आपका कार्य नहीं होगा। तो आजकल हर व्यक्ति यही चाहता है कि उनकी जो बात है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर जल्दी से ट्रेंडिंग में आ जाए। उसके माध्यम आजकल जो है लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को मनवाने का मीडिया और सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही सशक्त और मजबूत माध्यम जो है बन गया है। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन, दबाव समूह, यानी कि आप सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के हड़ताल करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, ये सब चीज़ें भी जो होती हैं वो सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाने में, संप्रभुता पर दबाव डाला जाता है, संप्रभुता पर जो है दबाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। मतदाता और लोकमत की शक्ति को ही राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। यानी जो मतदाता होता है उसके जो वोट का पावर होता है, उस पावर के कारण जो है अच्छे अच्छे नेता जो होते हैं उनके सामने आकर के जो है झुकते हैं। इसके अलावा उनकी जो लोकमत यानी लोगों की मिली हुई जो शक्ति होती है, बहुत सारे लोग मिल करके कोई कार्य करते हैं, इसको ही क्या कहा जाता है, राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। तो राजनीतिक संप्रभुता का जो मतलब होगा, अर्थ होगा, वो क्या होगा, यानी कि जो संप्रभु है उसको कार्य करने के लिए मजबूर करने वाला जो प्रभाव है मीडिया का, सोशल मीडिया का, जनता का, उसको वापस जनता के सामने देना जाना है, वो जो है राजनीतिक संप्रभुता के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो है संप्रभुता का एक अन्य रूप था। अब जो है अगली जो संप्रभुता आती है वो आती है वेद्य और यथार्थ संप्रभुता, ठीक है ना। यहाँ पे वेद्य संप्रभुता का मतलब ये होगा कि भाई कानून जिस व्यक्ति को जो है संप्रभु बनाता है, संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति को जो है शासन करने की जो है शक्ति दी जाती है, वो जो है वेद्य और यथार्थ संप्रभु होता है। अब यहाँ पे कोई वेद्य और यथार्थ संप्रभु कोई भी हो सकता है कि भाई जैसे हम कहते हैं कि संघ सूची के जो विषय हैं उनके अंदर संसद और जो है केंद्र सरकार है
वो यथार्थ और वेद्य संप्रभु है। राज्य सूची के जो विषय हैं उनके अंदर जो है राज्य सरकार है वो संप्रभु है, ठीक है ना। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कुछ जो है इनको समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनके अंदर जो है अपना जो है अपने लेवल पे वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, ठीक है ना, सरपंच है, पार्षद है, मेयर है, जो भी है, जिला प्रमुख है, प्रधान है, वो क्या है, वो जो है सर्वोच्च है। तो कहने का मतलब ये है कि एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या व्यक्ति समुदायों को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उससे वेद्य संप्रभु कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको कोई पंजीकरण करवाना है तो सरपंच के पास ही जाना है, क्योंकि उस मामले में वेद्य संप्रभु कौन है, उस कार्य के लिए सरपंच है, ठीक है ना। अगर आपको जो है बिजली से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित कोई कार्य है तो आपको राज्य सरकार के नेताओं के पास ही जाना होगा, और जो कार्य न्यायालय से होगा वो न्यायालय में ही होगा, ठीक है ना। और केंद्र से अगर आपको किसी देश की विदेश नीति के बारे में, सेना के मामले में जो है आपको इंटरफेयर करना है तो आपसे को जो है केंद्र सरकार के साथ में मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। यानी कि संविधान के द्वारा जिन जिन व्यक्तियों को अपने अपने लेवल पे शक्तियां प्रदान की जाती हैं उनको संप्रभुता दी जाती है, वो यद्य, वेद्य और यथार्थ संप्रभुता होती है। न्यायालय जो होता है इस संप्रभुता को क्या करता है, स्वीकार करता है। व्यवहार में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, जनता से जो व्यक्ति या समुदाय वास्तव में अपना आज्ञा पालन कराता है उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं। यानी कि जो वास्तविक रूप से जनता के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जनता जिनकी बातों को मानती है, जनता से जो कार्य करवाते हैं वो क्या होते हैं, यथार्थ संप्रभु होते हैं। वो कौन होते हैं, यथार्थ संप्रभु होते हैं, ठीक है। तो संप्रभुता के एक जो अन्य इसका जो रूप है, ठीक है ना, वो है जन संप्रभुता। वो कौन होगी, जन संप्रभुता। अब तक हमने जितने भी संप्रभुताओं के बारे में बात की है, ठीक है ना, तो वो चाहे वो औपचारिक और नाम मात्र वाला हो, चाहे ये राजनीतिक हो या कोई भी हो, सब की सब बातें जो होती है ना, इनके अंदर सब निकल करके यही आ रहा है कि भाई जिन अधिकांश जो बातें हैं वो जनता से संबंधित हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि आज के विश्व में अधिकांश देशों के अंदर क्या है, अधिकांश देशों के अंदर लोकतंत्र है। अधिकांश देशों में क्या है, लोकतंत्र है। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वो भी अपने आप को जो है लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। या फिर साम्यवादी शासन प्रणाली हो, जो साम्यवादी वाले देश होते हैं उनके अंदर भी जो है जनता का ही जो है अधिकार होता है। तो इन लोकतंत्र या जो साम्यवादी देश होते हैं उन देशों में क्या होता है कि अधिकांश अपन क्या देखते हैं कि भाई लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना। अब देखो साम्यवादी शासन में तो डायरेक्ट हो गया कि भाई जनता का ही शासन है, ठीक है ना, जनता स्वयं शासन करिए। अब लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन होता है। या तो जनता अपने नेता को चुनेगी या स्विट्जरलैंड की तरह जो है जनता स्वयं शासन करेगी। तो जो जनता का शासन होता है, अगर व्यक्ति है जो संप्रभु है वो कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, जनता उसको हटा सकती है, बीच में भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है। तो जन संप्रभुता, जन संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जो संप्रभुता होती है वो जनता के अंदर होती है। संप्रभुता किसके पास होती है, जनता के अंदर होती है। सर्वोपरि या सर्वोच्च शक्तिशाली है वो कौन है, जनता है। इस संप्रभुता को लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। जो जनता की संप्रभुता होती है उस संप्रभुता को क्या कहते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा निरंकुश राजाओं के शासनकाल में कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस समय जो है निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, राजा जो होता था, राजा की उत्पत्ति के लिए जो है दिव्य सिद्धांत जो है प्रयोग में लाया जाता था। राजा को जो है दिव्य शक्ति का जो है प्रारूप माना जाता था। राजा को जो है आम जनता की तुलना में जो है विशेष समझा जाता था, ठीक है ना। राजा की जो आज्ञा होती थी उसको सर्वोपरि माना जाता था। राजा निरंकुश होते थे, चाहे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सारी की सारी शक्तियां राजा के पास होती थी। उस समय जो प्लेटो, अरस्तु और सुकरात जैसे विद्वानों ने जो अपना बलिदान दिया था वो जो है इस लोकप्रिय संप्रभुता के लिए दिया था। उस समय जो बुद्धिजीवी थे, उस समय जो विद्वान थे, ठीक है ना, जिन्होंने जो है क्या है
कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि राजा जो होता है वो कदापि जो है, कहने का मतलब दिव्य शक्ति से परिपूर्ण नहीं होता है। राजा होता है वो विशेष नहीं होता है। उन्होंने बताया था कि जो राजा होता है वो क्या होता है, वो जनता का सेवक होता है। हमारे जो है ये महाभारत के शांति पर्व में और ये जो अर्थशास्त्र के अंदर विष्णुगुप्त कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उनके अंदर भी जो है पुराने समय में जो है, या फिर हमारे रामायण के अंदर भी जो है यही बात बताई गई है कि जो संप्रभु होता है वो क्या होता है, जनता का सेवक होता है। और आज के समय में लोकतंत्र के अंदर ये माना जाता है कि जो शासक हैं या जो नौकरशाही का बड़े से बड़ा अधिकारी है या जनता के द्वारा जो चुना हुआ अधिकारी है वो क्या है, वो जनता का सेवक है, वो जनता का क्या है, सेवक है। ठीक है ना, वो जो है वो जनता का है, वो मालिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, जनता का सेवक है। उसका कार्य है कि जनता की भलाई के लिए कार्य करे, और अगर वो सही कार्य नहीं कर रहा है तो जनता का कार्य है, जनता को अधिकार है कि उसको हटाए और दूसरे व्यक्ति को जो है शासक बनाए। ठीक है ना। तो जिस समय निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था उस समय लोगों ने कहा कि भाई जनता का शासन होना चाहिए, जनता अपने नेता का जो है चुनाव स्वयं करेगी। इस सिद्धांत की स्पष्ट घोषणा रूसों ने की। इस सिद्धांत के लिए जो है स्पष्ट घोषणा जो है आधुनिक समय में जो है किसने की थी, रूसों ने की थी। रूसों ने जो है क्या कहा था, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। रूसों ने कहा था कि जो जनता की वाणी है, जो जनता की इच्छा है, वही ईश्वर की इच्छा है, वही भगवान की इच्छा है। राजा की इच्छा या जनता, राजा की जो वाणी है, शासक की जो वाणी है, शासक की वाणी का मतलब है शासक के जो आदेश हैं वो जो है ईश्वर की आदेश नहीं है, बल्कि जनता की जो इच्छा है वो क्या है, ईश्वर की वाणी है। राज्य की प्रभुसत्ता शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार शासन व कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। राज्य की जो संप्रभुता होती है, राज्य के अंदर जो सर्वोपरि होता है, जो सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, वो कौन होता है, जनता होती है। और शासक जो होता है वो शासन और शासन करना और कानून निर्माण करने की ये जो शक्ति है वो जनता से ही क्या करता है, प्राप्त करता है। वर्तमान समय में यह विचार सबसे अधिक लोकप्रिय व प्रेरणादायक विचार है। वर्तमान समय में अगर किसी भी राज्य के अंदर, ठीक है ना, पूरे विश्व लेवल के अंदर सारे बुद्धिजीवियों से हम कहें ना कि भाई सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी होती है, तो सब एक मत में कहेंगे कि लोकतंत्र जो होता है वो सबसे अच्छी शासन प्रणाली होती है। ठीक है, तो वर्तमान समय में ये विचार सबसे अधिक लोकप्रिय व प्रेरणादायक विचार है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार तथा प्रतीक बन गई है। ये जो लोकप्रिय जन संप्रभुता है ये लोकतंत्र का क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, क्लास लंबी हो रही है इसलिए संप्रभुता के जो विविध रूप आपको बताए हैं इनके बारे में आप पढ़ना, इनको देख करके नोट्स बनाना। अगर एक बार समझ में नहीं आ पाते तो बार बार जो है वीडियो को देखना और समझना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल वापस एक और नई क्लास के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।